हाँ, कल तुम्हें मैंने बताया था प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बताया था। प्लाज्मोलाइसिस में मैंने क्या बताया था, अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल जाता है, तो सेल क्या होती है, पिचक जाती है। ऐसी सेल को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं, और इस फिनोमिनॉन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम देखें ग्रेप्स को कंसनट्रेट शुगर सोल्यूशन में डाल दें तो ग्रेप्स के अंदर से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, तो ग्रेप्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे ड्यू टू प्लाज्मोलाइज एक्सोऑस्मोसिस। अब देखा जाए क्या होता है, जो प्लाज्मोलाइज सेल है, जो पिचकी हुई सेल है, अगर हम उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें तो बाहर से वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, तो वो फिर से फूल जाएगी, तब उसे क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइज सेल कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, डी प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, अब हम बताने जा रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूक्लियस को ही क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं। क्यों सेल का ब्रेन कहते हैं, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं। देखा जाए क्या होता है, न्यूक्लियस कितने पार्टों से मिलकर बना होता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर मान लेते हैं एक सेल हमने बना दिया, इस प्रकार से ये हमने सेल बना दिया। इस सेल के अंदर जनरली एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। जब एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है तो उसे क्या कहते हैं, यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर जो हम पैरामीशियम की बात करें तो एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं तो उसे बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। और अगर एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए गए हैं तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। तो न्यूक्लियस यहाँ पर सेल के मिडिल में एकत्रित पाया जाता है। अगर एनिमल सेल है तो सेंटर में पाया जाता है, और अगर प्लांट सेल है तो एक साइड में पाया जाएगा, क्योंकि सेंट्रल में वैक्यूल पाई जाती है। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, तो ये 4 पार्टों से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियस 4 पार्टों से मिलकर बना होता है। अब देखो 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। कौन सी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, दूसरी बात देखा जाए, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये मैंने बना दिया, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, कैरियोथीका भी कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो इसे हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस इसके अंदर एक नेट पाया जाता है, ये क्रोमैटिन रेटिकुलम का एक जाल पाया जाता है। ये जो नेट पाया गया इसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो ये कहलाता है क्रोमैटिन रेटिकुलम कहलाता है। इन चारों पार्टों को मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियस कहते हैं। दूसरी बात देखा जाए, न्यूक्लियस में जो ये आउटर मेम्ब्रेन, 2 डबल मेम्ब्रेन होती है। ये कौन से, आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये कौन से है, इनर मेम्ब्रेन कहलाती है। कहीं कहीं पर मेम्ब्रेन में ये एब्सेंट होती है। जहाँ जहाँ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है वहाँ छेद बन जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं।
पोर कहा जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। तो न्यूक्लियस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। चलो लिख लो। तो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। कब? 1831 में। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। कब? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था। और न्यूक्लियस ही सेल की सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल करता है। तो मैंने कितने पार्ट बताया? न्यूक्लियस कितने पार्टों से मिलकर बना होता है? 4। सबसे बाहर की तरफ कौन से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसके अंदर क्रोमैटिन रेटिकुलम का एक नेट पाया जाता है। तो ये क्रोमैटिन रेटिकुलम इन 4 पार्टों से मिलकर के न्यूक्लियस बना होता है। अगर हम न्यूक्लियस को स्टेन करें, न्यूक्लियस को अगर जो हम डाई करते हैं, तो कहीं कहीं पर ये ये क्रोमैटिन रेटिकुलम कहीं कहीं पर कैसा हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है। कहीं कहीं पर डार्क कलर का हो जाता है। इस प्रकार से कहीं कहीं पर डार्क कलर का हो जाता है और कहीं कहीं पर कैसा होता है? लाइट कलर का होता है। कहीं डार्क हो जाता है, कहीं पर लाइट कलर का हो जाता है। जो डार्क कलर होता है उसे क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। तो जो डार्क कलर की स्टेनिंग होती है, ये डार्क कलर की स्टेनिंग क्या कहलाती है? हेट्रोक्रोमैटिन कहलाती है। क्रोमैटिन कहलाती है। और जो लाइट कलर का स्टेन होता है, ये लाइट कलर की स्टेन को क्या कहते हैं? यूक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन कहते हैं। तो अगर जो हम क्रोमैटिन कहते हैं, तो मैंने क्या बताया? अगर जो हम न्यूक्लियस को स्टेन करें तो कहीं कहीं पर क्रोमैटिन रेटिकुलम डार्क कलर ग्रहण कर लेता है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और कहीं कहीं पर हल्के रंग का होता है जिसे यूक्रोमैटिन कहते हैं। और यूक्रोमैटिन कैसा होता है? जेनेटिकली एक्टिव होता है। और हेट्रोक्रोमैटिन कैसा होता है? जेनेटिकली इनएक्टिव होता है। मतलब यहाँ पर क्या होगा? आरएनए का फॉर्मेशन होगा। आरएनए यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन यूक्रोमैटिन के स्थान पर आरएनए बनता है। जब डीएनए से आरएनए बनता है तब उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये यूक्रोमैटिन कैसा होता है? जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये एक्टिव होता है। और ये जेनेटिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। दूसरी एक और बात बता दें तुम्हें। क्रोमैटिन रेटिकुलम के एक छोटे से टुकड़े को, मतलब स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमैटिन रेटिकुलम, जैसे मान लेते हैं ये क्रोमैटिन का रेटिकुलम का एक छोटा टुकड़ा है। इस छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम कहते हैं। तो तुमको मैंने क्या बताया? क्रोमैटिन रेटिकुलम के एक छोटे से छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं। और प्रत्येक क्रोमोजोम्स, ये क्रोमोजोम्स हैं, क्रोमोजोम 2 धागे जैसी स्ट्रक्चर का बना होता है। मतलब ये क्रोमोजोम्स 2 धागे जैसी स्ट्रक्चर का बना होता है। एक धागे जैसी ये है और एक धागे जैसी ये है। और दोनों धागे जैसी स्ट्रक्चर किसी एक स्थान पर आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहलाता है। और ये प्रत्येक धागे जैसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ये जो प्रत्येक धागे जैसी स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इसको क्या कहते हैं? क्रोमोनिमेटा कहते हैं। ये क्रोमोनिमेटा कहते हैं। निमेटा कहते हैं।
या इसी को क्या कहते हैं, क्रोमैटिड कहते हैं, ये क्रोमैटिड कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं, क्रोमोनीमा कहते हैं, क्रोमोनीमा कहते हैं, ये क्रोमोनीमा कहते हैं, नीमा कहते हैं। अब देखा जाए क्या होता है, मैंने क्या बताया, क्रोमैटिन रेटिकुलम के एक छोटे से छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम शब्द का उपयोग किसने किया था, डब्ल्यू वाल्डियर ने किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए क्रोमोजोम शब्द का उपयोग किसने किया था, तो डब्ल्यू वाल्डियर ने किया था, 1888 में किया था। कब किया था, 1888 में किया था, डब्ल्यू वाल्डियर ने क्रोमोजोम टर्म यूज किया था। अब देखा जाए क्या होता है, प्रत्येक क्रोमोजोम्स, ईच क्रोमोजोम्स मेड अप ऑफ 2 thread like structure. Each thread like structure is called chromonimata or chromatid or chromonema. On the chromonema contain many glandular structure. क्रोमोनिमा के ऊपर बहुत सारी इस प्रकार से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। इस प्रकार से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं ऑन द क्रोमोनिमा। ये जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती हैं इनको क्या कहते हैं, क्रोमोमियर कहते हैं। ये क्या कहलाती है, क्रोमोमियर कहते हैं, मियर कहते हैं। और क्रोमोमियर्स के अंदर क्या लोकेटेड होती हैं, जीन लोकेटेड होती हैं। इस प्रकार से इन द क्रोमोमियर कंटेन जीन, इस प्रकार से क्रोमोमियर के अंदर जीन लोकेटेड होती हैं। तो ये मैंने क्या बना दिया, जीन बना दिया। और जीन क्या होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती है। और जीन ही क्या काम करती हैं, पेरेंटल करेक्टर, पेरेंटल हेरिडिटी करेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करती है। तो जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती है। और जीन टर्म किसने यूज किया था, जोहानसन ने यूज किया था। किसने, जोहानसन ने यूज किया था। फिर से एक बात समझिए, फिर समझ लीजिए, मैंने क्या बताया है, अगर किसी सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया गया है तो इसका मतलब वो सेल डेड होगी। अगर कोई सेल लिविंग है तो इसका मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। केवल एक सेल ऐसी है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है लेकिन वो लिविंग है। फ्लोएम के अंदर एक सेल पाई जाती है, सीव ट्यूब। फ्लोएम के अंदर एक सेल पाई जाती है, सीव ट्यूब। उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है लेकिन वो लिविंग होती हैं। अब सीव ट्यूब की एक्टिविटी पर कंट्रोल किसका होता है, कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। मतलब ऑल एक्टिविटीज ऑफ सीव ट्यूब अंडर कंट्रोल न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। बाकी अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो वो डेड होगा। जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जब एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो उसे यूनिन्यूक्लिएट कहते हैं। अगर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए गए तो उसे बाई न्यूक्लिएट कहते हैं। अगर एक सेल के अंदर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए गए तो उसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। और तुमको मैंने बताया कि सेल की सारी एक्टिविटी पर कंट्रोल न्यूक्लियस का होता है। इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल का ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है। अगर जो प्लांट सेल है तो न्यूक्लियस सेंटर में नहीं मिलेगा, सेंटर से थोड़ा साइड में मिलेगा, क्योंकि सेंटर में क्या होगी, वैक्यूल होगी। और न्यूक्लियस देखिए चार कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो मैंने बताया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं, कैरियोथीका कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म का ही दूसरा नाम क्या है, कैरियोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरियोलिम्फ कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर एक धागे जैसा नेट पाया जाता है, जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो इन चार पार्टों से मिल करके क्या बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है।
अगर हम न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो क्रोमैटिन रेटिकुलम कहीं कहीं पर गाढ़े कलर का स्टेन गेन कर लेता है जिसे हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं, और कहीं कहीं पर लाइट कलर का स्टेन गेन करता है जिसे क्या कहते हैं, यूक्रोमैटिन कहते हैं। यूक्रोमैटिन कैसा होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है, मतलब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, मतलब डीएनए से आरएनए बनता है। व्हेन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तब उसे क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यूक्रोमैटिन पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, लेकिन हेट्रोक्रोमैटिन पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगी। नेक्स्ट बात मैंने बताया, क्रोमैटिन रेटिकुलम के एक छोटे से छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं। क्रोमोजोम टर्म किसने यूज़ किया था, डब्ल्यू वाल्डियर ने यूज़ किया था 1888 में। दूसरी बात मैंने बताया, ईच क्रोमोजोम्स मेड अप ऑफ 2 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ईच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोनिमेटा, या इसी का दूसरा नाम है क्रोमैटिड, या इसी का तीसरा नाम है क्रोमोनिमा। और दोनों क्रोमैटिड आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब प्रत्येक क्रोमैटिड के ऊपर दानेदार स्ट्रक्चर पाई जाती है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। इन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स कहते हैं। और क्रोमोमियर्स के अंदर जीन लोकेटेड होती हैं। और जीन टर्म किसने यूज़ किया था, जोहानसन ने यूज़ किया था। तो तुम्हें याद रखना है जीन टर्म किसने यूज़ किया था, जोहानसन ने यूज़ किया था। और जीन क्या होती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती है, क्योंकि यही पेरेंटल हेरिडिटी कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करती हैं। क्या काम करती हैं, यही पेरेंटल हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करती हैं। तो जीन क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाती हैं। तो ये बातें तुम्हें याद रखना है। जरा एक बार समझ लीजिए मैंने तुम्हें क्या बताया। तो न्यूक्लियस के फंक्शन देखो क्या होता है। पहला फंक्शन नोट कर लेना, न्यूक्लियस परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। पहला फंक्शन, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। दूसरा पॉइंट, it bring about growth of the cell. It brings about growth of the cell by directing the synthesis of structural protein। मतलब जो भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनती है न्यूक्लियस के ही अंडर कंट्रोल में बनती है। तीसरा पॉइंट, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के फॉर्मेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बनते हैं, राइबोसोम बनते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम कहते हैं। नेक्स्ट, इट रेगुलेट सेल साइकिल। ये सेल साइकिल को रेगुलेट करती है। अगला पॉइंट, it control genetic information। it control genetic information in the form of gene, in the form of gene located in the chromosomes, and is concerned with the transmission of hereditary traits from generation to generation। Heading दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स।
स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स। इस पे नोट कर लेना, क्रोमोजोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर usually present in the nucleus and become visible only during cell division. These contain heredity information of the cell. These contain heredity information in the cell. नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, ईच क्रोमोजोम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 प्रोटीन। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 प्रोटीन। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो आज इतना रखिए, फिर उसके बाद अगली क्लास में, और अपने दोस्तों को भी बताएं जिससे उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि स्कूल बंद चल रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जैसे हम जो भी वीडियो डालते हैं वो तुम तक पहुंचते रहें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, खूब पढ़ाई करिए। आज इतना, फिर उसके बाद कल।